हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस जिस हिसाब से जो इंसान इस लेक्चर को देख रहा है उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। दिस इज द एडवांस प्रैक्टिस सेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और सर स्ट्रेट लाइन हमने पूरा पढ़ लिया है। अब कुछ बेहतरीन सवाल एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है, ये सेशन जो है, ये रिकॉर्डेड है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो पॉज करें, एक बार आप अपना थॉट उसको जरूर दें कि मेरे हिसाब से इसका जवाब ये होगा, मुझे ये लग रहा है। तो जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, फाइनली जब मैं सॉल्यूशन सॉल्व करूंगा या पूरा सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा तो उससे आप अपना सॉल्यूशन मैच कर लीजिएगा कि आपने कहां एरर किया। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस प्रैक्टिस सेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और सर दिवाली आ रही है, कुछ जबरदस्त सवाल हो जाए, हाँ है ना, कुछ मीठा हो जाएगी जगह सर कुछ जबरदस्त सवाल हो जाए। सही है, क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। क्या आपने रफ कॉपी निकाल ली है? यस सर। चलिए जी, पहला सवाल ये रहा जो कि जेईई मेंस 2016 में पूछा गया है। जितने भी सवाल मैं आपके सामने लेके आया हूं, मेंस एडवांस तो चलो ठीक है, एक क्राइटेरिया है सर। दूसरा, सारे सवाल ओपी हैं, कुछ बढ़िया सोचने को वहां हमें मिलेगा। प्लीज एक बार वीडियो पॉज करें और अपना सॉल्यूशन छापें। उसने बोला टू साइड्स ऑफ रोम्बस आर अलोंग द लाइंस। दो लाइंस दे रखी हैं बेटा, उनके अलोंग रोम्बस की साइड्स हैं दो। ठीक है भाई, और मेरे ख्याल से रोम्बस के बारे में आपको सारी जानकारी बता दी गई है, तो कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, हाँ है ना। फटाफट मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो रोम्बस कंप्लीट करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ रोम्बस हो गया जिसमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है सर। एक लाइन तो है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी लाइन है बेटा 7x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, नाउ इफ इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट। बहुत बढ़िया, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है सर। एक डायगोनल तो ये हो गई और दूसरी डायगोनल ये हो गई। जैसा कि हम जानते हैं रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है और बाइसेक्ट भी करती है। समझ में आया? डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। आपके नोट्स में ये बात लिखी हुई है, वही यहां पर प्रयोग होने वाली है। तो दिस इज रोम्बस। नाउ क्या पूछा जा रहा है? देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्टेक्स। आपको इस रोम्बस के वर्टेक्स बताने हैं। मतलब वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी। ABCD में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको टिक करना है। सबसे आसान कौन सा वर्टेक्स निकालना है? मैंने पूछा कि सबसे आसान कौन सा है, तो तुरंत बोला सर कि इसका और इसका को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला वर्टेक्स होगा। फटाफट हमने इसको रफ कॉपी में सॉल्व किया। एक ये रहा और सर एक x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दोनों को घटा दो, ये आ जाएगा 6x माइनस 6 बराबर 0। x की वैल्यू 1। इफ x इज 1 तो y 2। तो ये वाला पॉइंट आ गया 1,2। 1,2 इज ए वर्टेक्स, बट ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ठीक है हम इसको टिक नहीं कर सकते, ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में होता तो टिक करके आगे निकल जाते। एक वर्टेक्स ये है। उसने बोला डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती है यहां पर -1, -2 पर। और भैया देख पा रहे हो, अगर मैं इस वर्टेक्स को अल्फा बीटा बोलूं तो A और C का मिड पॉइंट है ये M, जहां पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या आप ये अल्फा बीटा निकाल सकते हैं? हां सर। अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बराबर -1 के। तो अल्फा बराबर -2 -1, ये आ जाएगा -3। और बीटा प्लस 2 अपॉन 2। समझ पा रहे हैं शायद मैं क्या कर रहा हूं? सर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हो। सर बीटा की वैल्यू आ जाएगी -6, -4, -2। तो भैया ये वाला वर्टेक्स कितना आया सर? -3, -6। एक बार देखना जरा, ये भी ऑप्शन में है क्या? -3, -6। नो सर, -3 -8 है, -3 -9 है, -3 -6 नहीं है। तो ये भी वर्टेक्स है पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है बी और डी की। देख लीजिएगा आराम से, बी और डी कैसे निकालेंगे? सर बी और डी निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। नाउ जैसा कि आपको बताया गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए थ्योरेटिकल, मतलब आप प्रोसीजरल सवालों से ही पाला पड़ता है, रैंडम सवाल कुछ नहीं होते। तो प्रोसीजर बना लिया। कितने लोग बी और डी पे एग्री करते हैं? तो बी और डी की जब मैं बात करता हूं तो मुझे यह जवाब मिलता है। चिंटू बोला कि सर अगर हमें कोई इक्वेशन ऑफ बी डी बता दे तो हम बी और डी उसको बता देंगे। मैंने पूछा कैसे भाई? मान लो इक्वेशन ऑफ बी डी पता है, तो वो बोलेगा कि सर इस लाइन की अगर इक्वेशन पता है, इस डायगोनल की इक्वेशन पता है, तो इस डायगोनल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी।
इस डायगोनल और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी। तो अब मेरा सारा ध्यान इक्वेशन ऑफ बीडी निकालने पर है। कितने लोग इक्वेशन ऑफ बीडी निकाल सकते हैं? सर इक्वेशन ऑफ बीडी इज वेरी सिंपल। मैंने पूछा कैसे? बोले सर देखो, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक चाहिए होता है पॉइंट और एक चाहिए होता है स्लोप। अगर मैं आपसे इस लाइन का स्लोप पूछूं, स्लोप ऑफ डायगोनल या स्लोप ऑफ लाइन AM, तो दो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, स्लोप बता सकते हो? हां जी, -2 में से 2 गया और -1 में से 1 गया। दिस इज -4 अपॉन -2। आई होप दिस इज 2। अगर स्लोप ऑफ AM 2 है तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? सर ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल। तो क्या आप मुझे इक्वेशन ऑफ बीडी बता सकते हो? ये रहा पॉइंट, देखते रहिएगा भैया। और सर x + 1, कोई दिक्कत है? सर ये आ जाएगा 2y + 4 - x - 1। अगर आप ध्यान से देखते हो तो x + 2y + 5 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD। चलिए जी, फटाफट हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D निकालते हैं। फॉर पॉइंट D, जो पॉइंट D है वो किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? सर इस डायगोनल का और इस लाइन का। दैट मींस ये वाली जो लाइन है इसके नीचे लिख लूं और इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये कितना है? 7x - y - 5 = 0। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो चाहिए हमें। अब जब मैं बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की करता हूं तो अब रफ काम जो आप अपनी कॉपी में करेंगे, डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे और करके भी दिखा रहा हूं। सर एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14x - 2y - 10 = 0। सर इन दोनों को जोड़ोगे ये आ जाएगा 15x, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा -5। x की वैल्यू आ गई सर 1/3। अगर x 1/3 है तो y आ जाएगा, इस y को इधर लेके जाओ, -5। तो 7/3 - 5, सर ये आ जाएगा 15 में से 7 गए, -8/3, है ना? तो मेरे पास पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं भैया, देख लीजिएगा प्लीज। सर पॉइंट D के कोऑर्डिनेट है 1/3 एंड -8/3। एक बार रुको, क्या ऑप्शन में है क्या? हाँ सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस आप चाहो तो आप B के पॉइंट या B वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं, बट सर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज B जो है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। एक ही सिंगल करेक्ट सवाल है, एक निकाल लिया, बस वही आंसर है। तो D हमने निकाला। मेरे ख्याल से वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल एंड वेरी क्लियर। अगला सवाल ये रहा, लूकस का सवाल है। ध्यान से इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा, मजेदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्योंकि अगर इसको देखो, वो सवाल बढ़िया होता है जिसको एक तरीके से करो तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर लगेगा कि कैलकुलेशन भी बहुत भारी होगी, और सर पता नहीं जवाब आएगा कि नहीं, बट दूसरे तरीके से सोचो तो तुरंत जवाब तक पहुंच रहे हो, वैसा सवाल है ये। देख लीजिए प्लीज। द लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ द इमेज, इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इन दिस लाइन। सबसे पहली चीज तो मैंने आपसे यह पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है। सर दिस इज नथिंग बट फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल चमका कि नहीं चमका, सही बताइएगा प्लीज। दिस इज L1 + लैम्डा L2। लैम्डा की जगह K दे रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन सर ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? कि दो लाइंस हैं जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाखों करोड़ों लाइन गुजर सकती हैं, वो दे रखी हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओगे क्या फटाफट? 2x - 3y + 4 = 0, x - 2y + 3 = 0। इस इक्वेशन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बेसिकली इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। तो 2x - 4y + 6 = 0। अब अगर मैं दोनों को घटा दूं, सुनना जरा ध्यान से, यही दो लाइंस है हमारे पास ओरिजिनल में। अब अगर मैं इन दोनों लाइंस को घटाऊं तो 2x गया, सर ये आ जाएगा -y + 2 = 0। तो y की वैल्यू आ गई 2। अगर y 2 है तो जो x है वो है 2y - 3 यहां से, तो सर ये आ जाएगा 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, 1,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस। मैंने कहा ठीक है भाई। अब सिचुएशन क्या है जरा सुनना। उसने कहीं पर भी पॉइंट दिया है 2,3। आपको इसकी इमेज का लोकस बताना है, तो डायग्राम सही से ड्रॉ करेंगे।
सर इमेज किस में, किसी भी लाइन में ले लो, बिकॉज ये पूरा जो कर्व है दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, किसी भी लाइन में ले लो। सर जरूरी है क्या ये येलो वाली लाइन ही होंगी? और भी तो लाइन हो सकती है जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में गुजरती हूं, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ये येलो वाली और ये येलो वाली लाइन भी होंगी इस फैमिली का मेंबर? यस सर, क्योंकि ये भी उसी पॉइंट से गुजरती हैं। तो मैंने डायग्राम के हिसाब से, सिर्फ समझने के हिसाब से ऐसा बनाया, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? इधर भी चलो इमेज ले लेते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट है तो मुझे पॉइंट पी एच कॉमा के, इसी का ही लोकस जानना है। इमेज यही हो जाएगी इस लाइन में, और इस लाइन में इमेज ये हो जाएगी, पी डैश बोल दो, चाहे पी का लोकस निकालो चाहे आप पी डैश का लोकस निकालो, ठीक है। नाउ अब आप इसको कैसे सोचते हैं वो देखिएगा प्लीज। मैं आपको चाहूंगा कि आप अपना सारा ध्यान यहां लेके आए वापस से। अब की बार क्या कर रहा हूं, सिर्फ इस डायग्राम का कुछ पार्ट बना ले रहा हूं, दैट इज 2,3, और सर इसके ऊपर पॉइंट लाई करता है 1,2, ये वाली लाइन उठा लाया, पॉइंट 1,2, 2,3 उठा लाया। अब अगर मैं देखूं तो सर ये ऐसी कहानी है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से, बिल्कुल एकदम सारा मन लगा के। सर अगर ये पॉइंट है तो इसकी इमेज यहां पर कहीं लाई करेगी एच कॉमा के, ये और ये दूरी बराबर होगी। अब एक बात सुनना जरा, और ये बात अगर आपको परेशान करे तो पूछिएगा जरूर अपने आप से कि क्या मैं अब जो बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं। आप पॉइंट 2,3 की किसी भी लाइन में मिरर इमेज निकाल रहे हो, मैंने एक लाइन ये वाली पकड़ी, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, जो कि दिख रहे हैं होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? हमेशा पॉइंट एच कॉमा के कहीं भी मूव करे बट उसकी दूरी 1,2 से उतनी ही रहेगी जितनी 2,3 की है। क्या मैंने ये बात सही बोली? वापस सुनो, दो लाइंस दे रखी हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाखों करोड़ों लाइंस हैं, उनमें से सिर्फ चीज को पकड़ने के लिए और सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने एक लाइन उठा ली। अब अगर किसी को परेशानी हो कि सर आपने यही लाइन क्यों उठाई, हम तो इन दोनों लाइंस के अलावा जो तीसरी लाइन होगी उसको उठाएंगे, तुम्हारी इच्छा है, टोटली योर कॉल। पॉइंट 2,3 मान लो यहां है, इसकी इमेज निकालोगे तो यहां पहुंच जाएगा, इसी पॉइंट का तो लोकस चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो इस सवाल से। और सर ये लो, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है कि नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि पॉइंट पी की दूरी 1,2 से, जो कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो दूरी उतनी ही है जितनी इसकी और इसकी है। क्या ये बात मैंने सही बोली? यस और नो? हाँ, मनी मन में यस और नो भेजो, मेरे तक पहुंच जाएगी। हाँ सर, बस इसी बात को इक्वेशन में बदल दो। लोकस वाले सवालों में जो ज्योमेट्री आपको दिखाई देती है उसकी इक्वेशन लिखो, लोकस का जवाब पाओ, बस। मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है, मान ले लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज लेट्स से ए, और ये जो पॉइंट गिवन है इसको बोल रहा हूं क्यू, ऐसे ही, ठीक है। तो मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूं पी ए इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू ए? यस सर, ऑब्वियसली। नाउ व्हाट इज पी ए? पी ए की दूरी बताइए सर, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर का रूट, और रूट लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस क्यू ए? क्यू ए कितनी हो जाएगी? 2-1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3-2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सर यहां लिखा हुआ है 2, इसको ओपन कर दो, काम खत्म। यही तो इक्वेशन ऑफ लोकस है। चमकी की नहीं चमकी भैया, देखो अब ध्यान से। हां सर, चमक गया। तो दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2h -4k, 4 और 1 5, और 2 इधर से आएगा तो +3। और जैसा कि हमारा फेवरेट स्टेप जो है वो लास्ट वाला है, जब h की जगह x लिखा जाता है, y की जगह k लिखा जाता है, या k की जगह y लिखा जाता है, -2x -4y +3 इज इक्वल टू 0। तो जो लोकस आया वो क्या है? लोकस आया जो वो क्या है सर? दैट इज ए सर्कल। सर्कल वाले दो ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। नाउ सर इसका सेंटर निकालेंगे? हाँ सर, सेंटर कितना आ रहा है? ऑब्वियसली 1,2। एंड इसकी रेडियस कितनी आ रही है? चलो देख लेते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस, तो आप बोल सकते हो लोकस इज ए सर्कल विद रेडियस √2। लोकस इज ए सर्कल विद रेडियस √2। वेरी इजी टू अप्रोच, बस आपको इस तरीके से सवाल में एंटर करना था,
ठीक है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें तो ये नहीं क्लिक किया, तो भैया सवाल तुम्हारे सामने लाया इसलिए गया ताकि तुम्हें ये क्लिक करवाएं। समझे कि नहीं समझे? यस, वेरी ऑब्वियस, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए जी, अगले सवाल पे चलें। यस सर, बहुत मजेदार और डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड सवाल, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। यस, जो आपको बातें लिखवाई गई थी वो 9 पॉइंट्स, उनमें से 1 पॉइंट से ये सॉल्व हो जाएगा। और एक और हिंट देता हूं भैया, सेम इसी लैंग्वेज पर, सेम इसी लैंग्वेज पर इसी बार जेई एडवांस 2021 में सवाल आया है, उसके ये सिमिलर क्वेश्चन है। चलिए जी, फटाफट इस सवाल को पढ़िए और अपना जवाब बताइए। सर एक ट्रायंगल की बात कर रहा है पहले तो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, एक ट्रायंगल की बात कर रहा है। चलिए जी, ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में सर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। चलिए जी, एक बात बताओ तो, एक बात बताओ तो, क्या तुम ये जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में जो ये 3 भाई साहब होते हैं ना, एच जी एंड ओ, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, कॉपी में लिखी हुई बात है। सर सेंट्रॉइड इसको 2:1 में बांटता है, बिल्कुल सही, कोई परेशानी है? नो सर। ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा है 3,4, सेंट्रॉइड हमें दे रखा है सर 5/3, 10/3। क्या आप यहां से मुझे ये सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते, अल्फा कॉमा बीटा, यूजिंग दिस रिलेशन? बता सकते हैं सर। चलिए जी, क्या लगाना है? सेक्शन फॉर्मूला। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हां, ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर लास्ट में एक बवाल करेगी, और उस बवाल का नतीजा होगा तुम्हारी जेई एडवांस में बेहतरीन रैंक। बस लगे रहें। ये बात लिखवा रखी है, तो मैं यहां से सर्कम सेंटर निकाल लूंगा। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे जरा बोलना। एक बात बताओ यार, इसमें आपको बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो भैया सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हम निकालते अगर अल्फा बीटा पता होते तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट इज 5/3। सर अल्फा 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 अल्फा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 2 + 1 दैट इज 3। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 3 कैंसिल, ये इधर जाएगा, 2 अल्फा बराबर 2, अल्फा की वैल्यू आ गई 1। कोई दिक्कत है? नो सर। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करें। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, 2 बीटा + 4। अब जिनको ये रिजल्ट याद है उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, और जिनको नहीं याद है मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट याद कर लीजिए प्लीज, बिकॉज इन रिजल्ट्स के बगैर हर दूसरा सवाल, इनफैक्ट 10 में से 6 सवाल ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंटरॉइड, ये वाला एंगल, वो वाला एरिया, ये वाला रेशो, इन पे ही आते हैं। तो भैया क्यों नहीं याद कर रहे हो? और किस तरीके से बताया जाए? सर ये इधर जाएगा तो 2 बीटा बराबर 6, बीटा की वैल्यू आ गई 2 बीटा बराबर 6, बीटा 3। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई कि जो अल्फा कॉमा बीटा है, सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1,3। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब जो रिजल्ट यूज हुआ था इसी साल आईआईटी जेई में, वो बना रहा हूं। सुनते जाना आराम आराम से, सारी बातें तसल्ली से सिखाई जाएंगी, बस आप दिमाग खुला रखिएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे कि मैं अब कौन से पॉइंट की बात करने वाला हूं। ठीक है सर। अच्छा एक और चीज, क्या पूछी आपसे? सर्कम सर्कल की रेडियस, मतलब आपसे सर्कम रेडियस पूछी है, मतलब सर वो इस सर्कल की रेडियस पूछ रहा है। इसकी जो रेडियस होगी ना कैपिटल आर, जिससे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। हमें एक प्रॉपर्टी सिखाई गई थी कि किसी भी ट्रायंगल के लिए ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी भी साइड में लो, ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी भी साइड में लो, वो जाके सर्कम सर्कल पे जाके बैठ जाती है। ठीक है भाई। और एक बात बताओ, एक सर्कल में अगर आपको सेंटर पता हो और पेरीफेरी पर लाई करने वाला, सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाला एक पॉइंट पता हो, तो क्या आप उसकी रेडियस नहीं बता सकते? वेरी ऑब्वियस सर, बता सकते हैं। तो बस अब सुनना जरा क्या खेल है, सुनते जाना आराम आराम से। क्या आप आराम से सुन रहे हैं? अरे सर मजा आ रहा है, आराम से क्या सुन रहे हैं? ऑर्थो सेंटर को उठा लो, सिर्फ ऑर्थो सेंटर, ये रहा ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई। नाउ ऑर्थो सेंटर की
रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड दिस इफ इट इज गिवन दैट साइड, एक साइड जो है वो y प्लस एक्स बराबर 0 है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं y प्लस एक्स बराबर 0 मानूं, आप कोई सी भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये रफ डायग्राम है, y प्लस एक्स बराबर 0 मानूं, तो कितने लोग मुझे ऑर्थो सेंटर की इमेज, जो कि एक लाइन में या एक साइड में मैंने निकाली है, दिस इज h, एक साइड में निकालूंगा तो वो कहां जाके लाई करेगी सर, सरकमफेरेंस पे। अब एक और चीज देखना, ये भी पॉइंट लिखवाया है, पॉइंट ये रहा, जिस लाइन में आपको इमेज लेनी है वो है y बराबर माइनस एक्स। अगर y बराबर x हो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट पलटते हैं, y बराबर माइनस एक्स हो तो क्या करो, कोऑर्डिनेट्स की जगह बदलो और माइनस माइनस साइन आगे लगाओ। ये रिजल्ट लिखवाया हुआ है, इस वजह से हमारे 30 सेकेंड्स बच गए। और अगर सर किसी को ये रिजल्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन, इमेज निकालो बेटा, यही इमेज आएगी। आया ना? यस सर। नाउ अब जरा देखना एक बढ़िया खेल, क्या आपको इसका सरकम सेंटर पता है? सरकम सेंटर ही सर्कल का सेंटर होता है सर। हाँ, सरकम सेंटर जो है ओ अभी निकाला, दैट इज 1,3। अब एक बात बताओ, ओ भाई वो रिजल्ट जो पूछ रहा है आपसे, वो जो रिजल्ट पूछ रहा है वो यही तो है, यही दूरी तो पूछ रहा है। दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? दैट इज सरकम रेडियस इज ओ एच डैश। ओ जो है वो इसका सेंटर होगा और एच डैश जो है वो पेरीफेरी पर बैठा है, सरकमफेरेंस पे बैठा हुआ एक पॉइंट है। तो फटाफट ओ एच डैश बता दीजिए सर। दूरी पूछ रहे होगा दो पॉइंट्स के बीच की। हाँ, 1 में से -4 गया तो 5, 5 का स्क्वायर, 3 में से -3 गया तो 6 और 6 का स्क्वायर, 25 + 36 का रूट। मेरे ख्याल से ये आ गया रूट ऑफ 61। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रूट 61। द रेडियस ऑफ सर्कल इज रूट 61। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? बढ़िया, सारे रिजल्ट यूज किए हैं भैया। एच जी ओ नहीं दे रखा, ओ निकाला, और फिर सर वो इमेज वाली बात जो कि जेईई एडवांस 2021 में यूज हुई है, और फिर हमने सरकम रेडियस बता दी। क्या दिक्कत है बताओ? सरकम सर्कल की इक्वेशन भी पूछ सकता था। कैसे सर? सेंटर पता है, रेडियस पता है, क्या आप सर्कल की इक्वेशन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मजेदार चीज सर, मजेदार चीज। आ जाइए, पॉज करिए वीडियो को, और इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को पहचानो, वहां से आपको क्लिक करेगा। कुछ लोग पूछते हैं ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा? क्लास में जो बात बताई गई कि ये शब्द दिखेगा, इससे ये सोचना है। पढ़िए प्लीज। सो दैट ऑल द कॉर्ड्स ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये कोई सेकंड डिग्री कर्व है, ये कौन है हमें नहीं पता सर। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। वी डोंट नो। सर्कल तो ये नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ही बराबर नहीं है। तो ये एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला में से कुछ है, हमें उस पछड़े में पढ़ना ही नहीं है कि ये क्या है। ठीक है, हाँ, आई बिलीव ये शायद एलिप्स है या हाइपरबोला है, सॉरी, बट कोई बात नहीं, ये वैसे हाइपरबोला है, बट हमें इस बात को आप नजरअंदाज कर दो कि क्या है ये। ठीक है सर। अब देखो जरा, इसकी जो कॉर्ड्स हैं, इसकी जितनी भी कॉर्ड्स हैं, ऑल द कॉर्ड्स सबटेंड्स राइट एंगल एट ओरिजिन। जो बात हमें पहचाननी थी सवाल में, वो ये वाली बात है, राइट एंगल एट ओरिजिन। और कॉर्ड्स क्या होती हैं? जो कर्व को दो जगह काटे। सर ये तो कुछ सुनी सुनी बात लग रही है, डायग्राम बनाओगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हाइपरबोला कैसा बनता है उस पे नहीं जाते हैं, मैंने एक रैंडम या रफ कर्व बनाया है। इसकी बहुत सारी कॉर्ड्स, बहुत सारी की जगह सर हम एक कॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी कॉर्ड जो हैं, कॉर्ड मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको पता चल गया? यस, ये कर्व को दो जगह काटेगी। नाउ ये ओरिजिन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये डायग्राम कहीं देखा होगा जरूर, याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। सर ये कॉर्ड यहां पर 90 डिग्री बनाती है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर उसमें तो ऑल द कॉर्ड्स की बात हुई है, आप तो सिर्फ एक कॉर्ड को पकड़ के आ गए। तो कोई बात नहीं, आप दूसरी भी कॉर्ड अगर कोई बनाओगे, यहां पे अगर मैं 70 कॉर्ड बना दूं तो सबके साथ डायग्राम तो यही बनेगा, तो एक को देख लो, ऐसे सोचा करो। ठीक है, घबराया मत करो, डू नॉट फाइंड ए डाउट जबरदस्ती। आप एक सवाल में जबरदस्ती डाउट ढूंढ रहे हो, ये डायग्राम एकदम फिट है सर। ठीक है भैया, सबटेंडिंग राइट एंगल एट ओरिजिन, सर ये वाली बात तो समझ में आई।
इसके आगे जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं, अभी भी एक और चीज है, एक और चीज है, पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। इस सेंटेंस या इस फ्रेज के बारे में भी कुछ बोला था मैंने कि कहीं पर यह दिखे, फिक्स्ड पॉइंट दिखे, तो आपको किसके बारे में सोचना है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ पा रहे हो ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन? सर दो अलग अलग बातें एक सवाल में कंबाइन कर गई। 90 के 90%, 95% जो बच्चे हैं ढेर बोले सर नहीं समझ में आ रहा, जे क्या करवा रहा है। ये डायग्राम और वो शब्द कॉपी में बताए गए हैं, समझाए गए हैं, बताया गया है चिल्ला चिल्ला कि भैया ये दिखेगा, ये सोचना है। और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी रिवर्स यूज, क्या दिक्कत है फिर? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट। आपको पहले तो ये शो करना है कि जितनी भी कॉर्ड्स 90 डिग्री ओरिजिन पे बनाएंगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेंगी। शो करने का मतलब है कि अगर आप इस कॉर्ड की इक्वेशन को, अगर आप किसी भी एक रैंडम कॉर्ड को उठाया, उसकी इक्वेशन को अगर ऐसा शो कर देते हो कि इस फॉर्मेट में आ रही है, ठीक है, ऐसा शो कर देते हो कि ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है इस फॉर्मेट में आ रही है, दैट मींस कि वो फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट से पास करेगी। और फिर फिक्स पॉइंट हम निकाल लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये है, आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन माननी पड़ेगी। और जब मैं इक्वेशन मानने के लिए बोलता हूं, इक्वेशन ऑफ ऑल द कॉर्ड्स, बिकॉज जो इक्वेशन मैं मानूंगा उसमें वेरिएबल्स हैं, समझ में आया? वो एक लाइन नहीं है, वो बहुत सारी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब बहुत सारे बोलेंगे सर y बराबर mx प्लस सी मान लो। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 मान लो। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आप और क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, या फिर y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 मान लो। कौन सी अब की बार फेवरेबल रहेगी? बहुत सारे फॉर्म में हमें लाइन बताई गई, सोचने का एक एक बारीक स्टेप बता रहा हूं। कौन सी? सर ये ठीक रहेगी। मैंने पूछा चिंटू से ये क्यों ठीक रहेगी? बिकॉज सर ये लाइन की इक्वेशन जो भी आप मानोगे उसको इस कर्व के साथ होमोजिनाइज करना है, और होमोजिनाइज करने के लिए हम कांस्टेंट पार्ट एक बार 1 बनाते हैं और फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 बनी बनाई वाली इक्वेशन उठाओ ना भाई। ऑल्दो मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूं कि बाकी से जवाब नहीं आएगा। अब x1 y1 और m मानोगे तो इसमें तो वेरिएबल ही तुमने खूब मान लिए, ठीक है? तो इस वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी से, ऑल्दो इजी मत मानना, इससे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? हाँ, वेरिएबल हमेशा कम से कम। तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मानी सर? इंटरसेप्ट में फॉर्म में मानी। क्या लॉजिक था सर आपके दिमाग में? क्या बात चल रही थी कि आपने यही मानी? हम तो बच्चे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यही माननी है? लॉजिक बता दिया भैया, 1 बनाना ही होता है, जब बनी बनाई लो ना, क्या दिक्कत है? नाउ इसको और इस कर्व को क्या कर दो, होमोजिनाइज। मेरे ख्याल से एक एक बात जो जो बताई जा रही है सीधे दिमाग तक जा रही है, और कोई परेशानी आपको होगी तो नहीं। अब क्या कर रहा हूं भैया, दोनों को मिलाकर मैं कर रहा हूं होमोजिनाइज। क्या आपको होमोजिनाइज करना आता है? यस सर, होमोजिनाइज करना हमें आता है, ठीक है। अब जरा देखना डायरेक्ट। सर हम क्या करते हैं, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, ये जो दो लास्ट वाली टर्म्स है इनकी डिग्री बढ़ाकर एक एक और बनानी है। तो हम इसके साथ एक 1 मल्टीप्लीकेशन में एज्यूम करेंगे और एक 1 इसके। अब ये 1 की वैल्यू यहां से उठाकर इसमें पुट करेंगे। आफ्टर होमोजिनाइजेशन इस x की जगह 1 की वैल्यू पुट करो और x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी और 4y x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0। आफ्टर होमोजिनाइजेशन ये इक्वेशन मुझे ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सही से देखें क्या? हां सर, जब आप इसको अंदर भेजोगे दिस इज -2 अपॉन a एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन बी, और सर ये हो जाएगा 4xy अपॉन a और प्लस 4y स्क्वायर अपॉन बी। अगर मैं इसी इक्वेशन को और ढंग से देखने की बात करूं तो जरा बोलना, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? सर ये आ जाएगा 3 - 2 अपॉन a एक्स स्क्वायर और 4 अपॉन बी माइनस 1, 4 अपॉन बी माइनस 1 वाई स्क्वायर। और सर एक्स वाई का भी कोफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा। यहां से 4 अपॉन ए आएगा, यहां से -2 अपॉन बी आएगा। बस ये दो ही टर्म्स आ रही हैं, है ना? हाँ सर यही आ रही है ना भैया, देख लेना बाद में, फिर मत चिल्लाना, ठीक है ना? सर ये आ गई होमोजिनाइजेशन करने के बाद की इक्वेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? दिस रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ द लाइंस OA एंड OB।
सर क्या कंडीशन है कि ये 90 डिग्री बनाए ओरिजिन पर? 90 डिग्री अगर ओरिजिन पे बना रही है तो ध्यान से देखो, क्या इसी को ऐसे बोल सकता हूं ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है? एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि होमोजीनियस पेयर है, वो अगर परपेंडिकुलर पेयर को रिप्रेजेंट करता है तो क्या कंडीशन होती है? हां, अगर लिखने से पहले ही दिमाग में ये चीजें गूंज रही है तो मतलब सही से आपने डिवीजन की है। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, हाँ है ना? यस सर। लो भाई, तो जैसे ही मैं ये वाली कंडीशन लगाऊंगा, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? 3 माइनस 2 अपॉन ए। व्हाट इज ओनली कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर? एक्स वाई का कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ जरा देखना, ये लिखा हुआ है बेटा -2 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी। 3 माइनस 1 2, पॉजिटिव का इधर लेके जाऊंगा -2। -2 से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो दिस इज 1 अपॉन ए -2 अपॉन बी बराबर 1। यहां तक इस सवाल को पचा लीजिए प्लीज, यहां तक पचाइए। होमोजेनाइजेशन किया, परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लगाई। नाउ अब इसमें अब दूसरा सवाल स्टार्ट होता है। अगर किसी लाइन की इक्वेशन ये दे रखी हो, अगर किसी लाइन की इक्वेशन ये दे रखी हो जो कि एक वेरिएबल लाइन है, ए और बी के बीच में रिलेशन ये दे रखा हो, तो क्या आप फिक्स्ड पॉइंट नहीं बता सकते? क्या सर बता सकते हैं? बता सकते हैं। और अगर आपने फिक्स्ड पॉइंट निकाल लिया दैट मींस आपने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी प्रूव कर दिया। ऑल्दो यहां से आप एक काम करिए, 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालो, वो यहां पे लाके रख दो। प्रूफ वाली बात बता रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे आपने शो तो किया ही नहीं, तो जो देखना भैया, सर 1 अपॉन ए की जगह आप क्या पुट कर रहे हो? 1 अपॉन ए इज 1 प्लस 2 अपॉन बी। तो जैसे ही मैंने 1 प्लस 2 अपॉन बी पुट किया और साथ में x है प्लस y अपॉन बी बराबर 1, तो जरा बोलना ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा, यहां से आएगा x और -1। बहुत बढ़िया, x -1 आएगा। 1 अपॉन बी का कोफिशिएंट बताइए प्लीज। 1 अपॉन बी का कोफिशिएंट यहां से आएगा 2x प्लस y बराबर 0। क्या मैंने दी गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को L1 प्लस लैम्डा L2 में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो। दिस इज L1 प्लस दिस इज लैम्डा L2। और अगर मैं किसी इक्वेशन को ऐसे लिख पा रहा हूं दैट मींस वो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हमसे पूछा जा रहा है, मतलब जो लाइंस ऐसे लिखी हो वो कौन से फिक्स पॉइंट से पास करती हैं? सर L1 को 0 करो, x -1 बराबर 0। एक स्ट्रेट लाइन ये रही और एक स्ट्रेट लाइन ये रही। यहां से ये स्ट्रेट लाइन है x बराबर 1, और अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -2। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज जो फिक्स्ड पॉइंट है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट, तो वो फिक्स्ड पॉइंट आया है 1, -2। अगर ये कॉर्ड या कोई सी भी कॉर्ड जो 90 डिग्री बनाती हो ओरिजिन पर, तो वो पहली चीज तो एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरेगी, ये इक्वेशन बता रही है, और वो फिक्स्ड पॉइंट होगा ये वाला, दैट इज 1, -2। जबरदस्त सवाल। 2 ओपी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक ओपी सवाल बनाया गया है, और कहीं पर भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यस और नो? सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, आप चाहो तो इससे मेथड 1 से भी कर सकते हैं यार। कैसे? सर ये लाइन ऐसे लिखी हुई, मेथड मतलब मेथड 2 था ना फिक्स्ड पॉइंट निकालने का, आप इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर दो। हाँ सर, डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा x की जगह 1 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू 1, y की जगह -2 लिखा हुआ है, और कंपेयर करने से पहले कांस्टेंट पार्ट सेम था, तो x बराबर 1, y बराबर -2, फिक्स पॉइंट अपने आप आ गया। यस और नो? यस सर। आ जाइए प्लीज अगला सवाल। वीडियो पॉज कीजिए और जवाब लिखिए, क्योंकि ये सवाल भी मजेदार है, सारे सवाल मजेदार है भैया। हाँ, इसमें भी एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है, ध्यान सुनना। द ट्राइंगल एबीसी में ए के वर्टेक्स दे रखे हैं। द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इज दिस एंड दिस। इंटरनल एंगल का मतलब है कि जब ट्राइंगल बनता है तो अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के जो एंगल्स हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ जी सर। क्या आप एक डायग्राम बना सकते हैं ट्राइंगल का? सर कैसी बात कर रहे हो, बढ़िया से बना सकते हैं। मैंने कहा वाह यार, ठीक है क्या? ठीक है, जो जो डाटा आपको दिया गया है वो फिल करें।
आप यहां से कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं, साथ में सवाल सॉल्व करने का तरीका भी सीख रहे हैं। सर यही तो है, सारी थ्योरी पता होने के बाद में सवाल सॉल्व करने का मजा इसी में तो है। और ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जो आपको बताई ना गई हो। तो हैव सम पेशेंस, और बस बोलते हैं रगड़ दो आईआईटी को। एक होता है सिर्फ सेलेक्ट होना, एक और बोला सर रेल बना दी हमने। सर ये दो बाइसेक्टर्स दे रखी हैं। बाइसेक्टर्स मतलब ये इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है ये वाली लाइन, और ये इस एंगल की बाइसेक्टर है। ट्राइंगल्स ऑफ एबीसी की बात करूं तो यही तो वो एंगल्स हैं, इनकी एंगल बाइसेक्टर्स। बी वाले की दे रखी है y बराबर x इक्वेशन, और दूसरे वाले की दे रखी है x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 है ना। ये सारी सिचुएशन आपको दे रखी है। इन सेंटर पूछे तो सर बहुत ही आसान है, इन सेंटर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर हो जाएगा। इन सेंटर पूछा नहीं है, पर वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बेस बीसी, या फिर जो साइड बीसी है उसकी इक्वेशन बताइए। इसकी इक्वेशन आपको जाननी है। सर एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, या तो दो पॉइंट उस पे हो, या एक पॉइंट एक स्लोप पता हो। सोचो ऐसा कुछ, या सोचो कि आप क्या कर सकते हैं इसके आगे, क्योंकि मैं बता दूंगा तब तो मजा खराब हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे फटाफट सर आप बता दो, नहीं तुम तो सोचो एक बार, बता तो मैं रहा हूं। सोचो कि क्या कर सकते हो ऐसा, कौन सी नब्ज है जो आपको पकड़नी है। सही से पकड़ोगे जवाब तुम्हारे घुटनों में होगा, पैरों में होगा, सॉरी घुटनों में। सर ये तो आपने गजब कर दिया। एक ऑब्जर्वेशन बताऊं क्या, और जो कि आप हमेशा याद रखोगे, जो आपको खुद पहचाननी है। क्या है जरा ऑब्जर्वेशन देखना जरा। इस डायग्राम को आधा यहां बना के ला रहा हूं, आधा यहां बना के ला रहा हूं। कहां पर? आधा। चलिए सर हमें ये वाला पॉइंट दे रखा है ए, दिस इज 3,4। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ बस इतना ही डायग्राम देखिएगा प्लीज। और ये वाला पॉइंट है बी, ये वाली लाइन है y बराबर x। बस इतना ही डायग्राम देखें। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, उसका जवाब हां या ना में सोचकर लॉजिकली दीजिएगा प्लीज। अगर पॉइंट ए की इमेज निकाली जाए, पॉइंट ए की इमेज निकाली जाए इस लाइन में जो कि एंगल बाइसेक्टर है, वो पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट इसी साइड पर बैठा होगा। मैंने यहां पर सी पॉइंट नहीं बनाया, सी कहीं भी हो सकता है। व्हाट आई एम सेइंग इज पॉइंट ए की इमेज इन दिस लाइन विल लाइज ऑन द साइड बीसी। कैसे? बहुत आसान है। इमेज में सर दो प्रॉपर्टी होती है, ये और ये बराबर होना चाहिए और ये 90 डिग्री हो। तो मैंने ऐसे समझो कि एक लाइन ऐसी ड्रॉ की, मतलब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जो कि यहां पर जाती है और इसको बराबर पार्ट्स में कट करती है। समझ में आया? ऐसा कर सकता हूं ना? मतलब नहीं समझे, मैं इसको इमेज प्रूव कर रहा हूं। आप ऐसा करो कि ए से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इस प्रकार ड्रॉ करो कि वो जब यहां पर इसको काटे तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाए। हो सकता है ये तो ऑब्वियसली, अरे हो सकता है भाई। यहां से सर मिड पॉइंट, हाँ जितनी दूरी ये हो उतनी दूरी ये हो। सर ये दूरी क्या पता कम हो, ये बराबर हो जाए तो लाइन यहां खींच देना भाई, क्या दिक्कत है। ये और ये बराबर होनी चाहिए और ये यहां पर आके बैठना चाहिए। इतना समझ में आया? ऐसी लाइन आप बना सकते हो जी, बना सकते हैं। अब बस आप ये शो कर दो कि ये एंगल 90 डिग्री है तो अपने आप फिर ये इसकी इमेज बन जाएगी। हाँ सर, इसको और इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, और ये वाली साइड यहां से लेके यहां तक ये कॉमन। तो कहना है से दिस एंड दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और 90 डिग्री के बराबर होंगे। यस और नो? तो यहां से ये वाला डायग्राम। अच्छा, 3,4 की मिरर इमेज इन y बराबर x इज 4,3। कोई परेशानी है? नो सर, डायरेक्टली y बराबर x में इमेज ले रहे हो तो x और y कोऑर्डिनेट पलट दीजिए। बस सर वी नो दिस, बहुत बढ़िया। कोई परेशानी है क्या? नो सर। सर ऐसा तो फिर c के लिए भी होगा। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही बात आपने बोली, ऐसा सी के लिए भी होगा। सी के लिए मतलब कि सी वाली जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर आप ए की मिरर इमेज, अब सुनना ध्यान से, इस बात को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इसी भाषा में,
कि ए की मिरर इमेज अगर सी वाले एंगल की बाइसेक्टर में निकालें तो वो मिरर इमेज जो होगी, ए डबल डैश बोल दे रहा हूं, वो इसी पे आके बैठेगी, है ना। हाँ, सेम लॉजिक से अब की बार दूसरे हिस्से वाला डायग्राम बनाओ। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो काम खत्म सर। तो अगर आपको ए पता चल गया, क्या ए डबल डैश भी पता चल जाएगा क्या? हाँ सर। इसी डायग्राम को पूरा कर दूं, बस आप अभी जवाब निकालने पे ध्यान दो, बाकी मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूं डायग्राम को। क्या कर रहा हूं? डेकोरेट। ये इसकी एंगल बाइसेक्टर है, ये और ये हटा दे रहा हूं। अब की बार जो आपने इमेज निकाली है वो ए की एंगल बाइसेक्टर सी वाले में निकाली है। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपने शुरू से देखा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ए डबल डैश और ये वाला 90 डिग्री, ये और ये डिस्टेंस बराबर, ये पॉइंट है सी। चलिए जी, फटाफट आप मुझे 3,4 की मिरर इमेज बताओ इस लाइन में। सर मान लेते हैं ये ए डबल डैश के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, तो अल्फा -3 मिरर इमेज निकालनी आती है। सारा सही से लिखा हुआ है, सारी टर्म्स एक तरफ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, उससे डिवाइड किया। बीटा -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, मिरर इमेज निकाल रहे हो तो -2 आएगा। और पॉइंट अगर मैं लाइन में पुट करूं तो 3 + 4 + 1 डिवाइडेड बाय a² + b², रूट आता नहीं सर, ये आ जाएगा 7 और 1 8। तो अल्फा -3 बीटा -4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? सर अल्फा की वैल्यू आई -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? दैट इज -4। मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। तो आई कैन से, या यू ऑल कैन से, सर मिरर इमेज इज -5 -4। किसकी? ए की मिरर इमेज इन एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी इज दिस। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इस पे बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। नाउ सर व्हाट इज इक्वेशन ऑफ बीसी? अब सर बीसी पर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स पता चल गए, तो क्या आप उसकी इक्वेशन नहीं बता सकते? सर बता सकते हैं। सबसे पहले लिखिए स्लोप। सर स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से, 3 माइनस ऑफ -4, 4 माइनस ऑफ -5, ऊपर लिखा हुआ है 7, नीचे लिखा हुआ है 9। तो इक्वेशन बता सकते हो क्या? किसी भी एक पॉइंट को यूज कर लो, मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूं। y -3 स्लोप इंटू x -4। छोटा मोटा अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो उसको आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे बताना मत, कमेंट में बता देना, बट संभाल लीजिएगा कि हाँ सर ऐसा ऐसा आपने कर दिया, छोटा मोटा कोई कैलकुलेशन एरर। बाकी इस सवाल को प्रोसीड कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। सारी टर्म्स एक तरफ, 7x -9y, जब ये इधर आएगा तो -1 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइड बीसी। जबरदस्त सवाल, और एक ओपी चीज हमने सीखी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट कुछ कुछ सवालों के थ्रू भी सीखे जा रहे हैं। यस सर, मजेदार। चलिए जी। नाउ द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अरे सर, 2 खतरनाक खतरनाक शब्द एक ही सवाल में डाल दिया आपने। ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ? लोकस, यस, ऑर्थो सेंटर, वही पूरी मम्मी, ये क्या है? फॉर्म्ड बाय द ट्राइंगल्स, ये और ये लाइन, और अरे सर लाइन भी देखना कितनी भयंकर भयंकर है। तभी तो भैया आईआईटी एडवांस का सवाल है 2009। वीडियो पॉज करो, और अब की बार देखो, सवाल लोकस वाले 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, एंड दूसरा फाइंड द नेचर ऑफ लोकस। इक्वेशन निकालने के बाद में नेचर पता चलता है। जैसे कि अब की बार नेचर बोल रहा है कि जो लोकस आएगा वो क्या है, जैसे कि हमने सबसे पहला सवाल सॉल्व किया था, या दूसरा, सॉरी ये वाला। तो वो यहां पर ऑप्शन देने की बजाय ये भी बोल सकता था व्हाट इज लोकस, क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, या सर्कल, ऐसा कुछ। तो सर सर्कल आ रहा है आंसर। सर्कल के बारे में एक जानकारी और पूछी है, तो लोकस की आप इक्वेशन निकालो, अपने आप पता चल जाएगा कि वो क्या है। स्टार्ट करें? हाँ जी। नाउ ये 2 लाइंस दे रखी है, देख पा रहे हो? हाँ सर, ये जो लाइन है पहले वाली, अच्छा, इसमें अगर आप आइडेंटिकली P की जगह Q पुट करो, आइडेंटिकली का मतलब जहां जहां पे P दिखाई दे रहा है वहां पे Q पुट करो, तो ये दूसरी लाइन आ जाएगी। ऑल्दो P और Q बराबर नहीं है, P और Q बराबर नहीं है, क्योंकि P और Q बराबर हो गए तो ये दोनों लाइन सेम हो जाएंगी। दोनों लाइन सेम, और तीसरी लाइन x एक्सेस, y बराबर 0 इज x एक्सेस। तो सर फिर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। 2 लाइन से कभी वो ट्राइंगल बना था क्या? नो सर। सटीक, कंसेप्चुअली स्ट्रांग, यस सर। इसको कन्वर्ट करो फटाफट इंटरसेप्ट फॉर्म में। जो इसका कांस्टेंट पार्ट है इसको इधर लेके गया, सुनते जाना आराम आराम से,
और आपने अब तक अपना मेथड लगा लिया होगा। कैलकुलेशन से अगर डरोगे तो कैसे काम चलेगा? सर इससे डिवाइड कर दो, इस पूरे से नेगेटिव साइन इंक्लूड करते हुए, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन पी, या फिर यू कैन ऑल्सो से एक्स अपॉन माइनस पी। और जब आप इसको इधर डिवाइड करोगे, नेगेटिव नेगेटिव गया, y अपॉन 1 प्लस पी बराबर 1। सर ये इसकी इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन, ठीक है जी। दूसरी लाइन जो है सिमिलरली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सिमिलरली, क्योंकि दूसरी आइडेंटिकली सेम है, तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? सर दिस इज x अपॉन माइनस क्यू प्लस y अपॉन 1 प्लस क्यू बराबर 1, ठीक है। ये दोनों लाइंस, और जो तीसरी लाइन है दैट इज x एक्सेस इटसेल्फ, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमें रफ डायग्राम बनाना है, p पॉजिटिव है कि q पॉजिटिव है हमें कुछ नहीं पता, तो सिर्फ रफ डायग्राम खेलेंगे, ठीक है जी। हाँ सर, चलो एक लाइन को ये वाली बना ली, दूसरी लाइन को ये वाली बना ली, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी। हाँ, इसको बोल रहा हूं लाइन 1, ये वाली बोल रहा हूं लाइन 2, इसमें से लाइन 1 इसको बोल रहा हूं, कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकली मत जाइएगा कि सर आपको कैसे पता कि लाइन 1 ऐसी होगी, लाइन 2 ऐसी होगी। वैसे तो पी और क्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, कौन कैसे बनेगा। जब हमें पी और क्यू ही नहीं पता, वही तो वेरिएबल है, उन्हीं को तो सवाल में से हटाना है, तो फिर हम कैसे बना सकते हैं? तो दिस इज अ रफ डायग्राम, ठीक है सर। ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दिया गया आपको इन तीनों लाइंस की मदद से, L1 L2, 1 इज एक्स एक्सेस। सर एक भी एंड सी, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट अबाउट ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? सर ऑर्थो सेंटर होता है, थोड़ा सा रफ में सोचा, सामने वाली साइड पे डाली गई एल्टीट्यूड और ऐसे ही दूसरी एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे 2 निकालो, चाहे 3 निकालो, चाहे 50,000 निकालो। 50,000 तो होती नहीं है, तीनों होती है, 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है भाई। मेरी बात ध्यान सुनना, क्या आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं? ऑल्दो ऑल्टीट्यूड तो बाहर लाई करेगी, बट मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है, सारा रफ चल रहा है तो इस वजह से, ठीक है। हाँ, मैंने ये वाली ऑल्टीट्यूड बनाई, ये CM, क्या आप मुझे CM की इक्वेशन बता सकते हो? तो CM की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट C पता है क्या? पॉइंट C इज L1 का, जहां पर ये x को इंटरसेक्ट करेगी, x एक्सेस को। तो भैया अगर इसका x इंटरसेप्ट माइनस पी कॉमा 0 है, बिल्कुल चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि सर माइनस, इतना रफ डायग्राम आपने बना दिया कि नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव x एक्सेस पर। मैंने पूछा माइनस पी हमेशा नेगेटिव होता है क्या? बोले हाँ सर माइनस साइन लगा हुआ है। अबे पी की वैल्यू पता है क्या? नो सर। तो माइनस पी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? चिल्लाना नहीं। तो भैया इसका x इंटरसेप्ट अगर माइनस पी है तो ये वाला पॉइंट माइनस पी कॉमा 0। अच्छा, फटाफट क्या आप मुझे L2 बता सकते हो? L2, हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। L2 के बारे में क्या पूछना चाह रहे हो? L2 ये रही, इसका स्लोप जानना चाह रहा हूं। इसका स्लोप सुनते जाना आराम आराम से, क्योंकि CM की इक्वेशन पॉइंट चाहिए और इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन से आ जाएगा। जल्दी से बताना जरा, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस? सर y बराबर mx प्लस सी, तो दिस इज 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू। हाँ आराम से देख लो, पॉजिटिव से आराम से, यही स्लोप आएगा। अगर इसका स्लोप ये है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, सर इसका नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल, एक माइनस साइन से और एक रेसिप्रोकल। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ CM? CM की इक्वेशन बताइए। सर ये रहा पॉइंट y माइनस 0 बराबर x प्लस पी, और ये रहा स्लोप। है ना? अरे बोलो कुछ। हाँ सर। नाउ अब जो मैं काम कर रहा हूं, वैसे तो आप चाहो तो एक सिंपल सी चीज और कर सकते हो, आप पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकाल लो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। घबराना मत पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में, कैलकुलेशन एरर भी मत करना। तो अगर आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो यहां से डाली गई परपेंडिकुलर, तो सर इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा x बराबर समथिंग, वो जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इस अल्टीट्यूड की इक्वेशन हो जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, उससे जा सकते हो।
वरना सर हम इस लाइन की इक्वेशन आपको बता सकते हैं। मैंने कहा कौन से वाले की भैया? बोले सर इसकी, बी एन बता सकते हो क्या? हाँ सर, सिमिलर लॉजिक से। सर ये L2 का x इंटरसेप्ट कितना है? L2 का इंटरसेप्ट है -1 -q,0। सिमिलरली शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान रखना। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ Bn? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ Bn? Bn में क्या फर्क पड़ेगा सर? सेम, जहां पर P है वहां पर Q, जहां पर Q है वहां पर P, यही तो हो रहा है। हाँ, खुद सोचिए इसको। तो y माइनस 0 बराबर -p/1 + p इंटू x प्लस क्यू, ये हो जाएगा भैया। हाँ, अब अगर किसी को डाउट है कि सर ये इक्वेशन कैसे आई, तो भैया मैंने आपको पहले वाली निकाल के दिखाई है, दूसरी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, वही ऑर्थो सेंटर है, उसी का ही लोकस पूछ रहा है। और सर जिस पॉइंट का लोकस पूछे उसको तो डायग्राम में बनाया नहीं आपने, ये रहा पॉइंट H, ऑर्थो सेंटर इज H, इसी का ही लोकस पूछ रहा है। तो चलिए इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए प्लीज, दोनों एल्टीट्यूड्स का। चलो भैया देखना जरा। एक लाइन आई y बराबर -q/q+1 इंटू x प्लस पी, और दूसरी लाइन आई y बराबर -p/p+1। क्या आप सामने देख रहे हैं क्या? यस सर, ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं। हाँ सर, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका, दोनों से y की वैल्यू इक्वेट कर दो या दोनों को घटा दो, जो आपको ठीक लगे। ये y की वैल्यू वहां रख रहा हूं, तो -p/p+1 इंटू x प्लस क्यू बराबर -q/q+1। दिस इज x प्लस p। कोई परेशानी है? नो सर। वैसे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, x की जगह क्या आएगा? x की जगह क्या आ जाएगा? pq। दिख रहा है pq? बोलो, दिख रहा है क्या x की जगह pq? कैसे सर, कैसे? x की जगह pq रख के देखो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। वरना सॉल्व करके दिखाता हूं पूरा, घबराइए नहीं। इसको इधर और इसको इधर, तो ये आ जाएगा -q इंटू p+1 और x प्लस p। अच्छा सर, इसको इधर लेके जाओगे -p इंटू q+1 इंटू x प्लस क्यू। एक साइड को सॉल्व कर लो, फिर उसमें pq की जगह बदल दो, वो ये बन जाएगा। सर ये लिखा हुआ है -pq -p इंटू x प्लस क्यू। सर ये लिखा हुआ है -pq -q इंटू x प्लस p। ठीक है ना? जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -pq प्लस p इंटू x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -pq² और -pq। ठीक है सर, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज -pq प्लस q। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भैया, IIT वाले ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो ये आ जाएगा -qp² -pq। बहुत सारी चीजें जा रही हैं, फटाफट देखते रहिएगा। अबे कौन कौन सी सर? -pq गया, यस। x की सारी वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी करो, तो x का नेट कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? सर यहां पर है -pq -p, और यहां पर ये नेगेटिव है, उधर ले जाऊंगा पूरा कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो +pq प्लस q। और इस तरफ देख पा रहे हो नेगेटिव का था, तो ये इधर लाया तो पॉजिटिव, और ये रहा। इफ आई टेक pq कॉमन, यहां बचेगा q -p, और ये गया, यहां पर भी बचेगा q -p। और इसको उड़ा सकते हैं, q और p बराबर नहीं है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू pq आ गई। सर बराबर नहीं है मतलब नॉन जीरो फैक्टर को कैंसिल कर सकते हो। अगर x pq है तो व्हाट इज y? हाँ, कैलकुलेशन। सर x की जगह pq रख दो, y की वैल्यू निकालते किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके। मैंने x की जगह pq रखा, अगर मैं q कॉमन लूं तो p कॉमन लूं तो -pq, और यहां बचेगा q+1 होल डिवाइडेड बाय q+1, है ना? तो ये और ये गया, y की वैल्यू आ गई -pq। तो सर आपने x और y दोनों निकाल लिए, आया ना? सर जो x होता है वही h है क्या? ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट इज h एंड y कोऑर्डिनेट इज
ये रहा। अब सर हमें एक रिलेशन बनाना होता है एच और के में जिसमें वेरिएबल ना दिखाई दे। अरे वाह सर, इसके आगे अपन संभाल लेंगे। संभालो भाई, संभालो संभालो। क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है? के बराबर माइनस एच। के बराबर माइनस एच इज द रिलेशन। जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स है। सर यही वो इक्वेशन है क्या लोकस की? हाँ, क्योंकि इसमें एच के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है? नो सर। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लोकस? यू कैन से वाई बराबर माइनस एक्स। वाई बराबर माइनस एक्स इज अवर लोकस। तो y बराबर माइनस एक्स कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर रहा है? ये क्या होता है नेचर वाइज? सर ए स्ट्रेट लाइन। तो अवर आंसर इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई परेशानी है क्या? नो सर। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती है, और सर दूर तक समझ में आती है। सर ये है एक जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन, पहले ही बोल देता हूं, दिस इज मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन। कैसे? मोर देन या मल्टीपल करेक्ट लिख लेते हैं शॉर्ट में। हां जी, आप इस सवाल के बारे में देखें, और आईआईटी का ये भी एक टेस्ट है कि थ्योरेटिकल सवाल पूछो थ्योरी से उठाकर, और उसको मल्टीपल करेक्ट बना दो और उसमें थ्योरी डाल दो, ऐसे अलग अलग केसेस डाल दो। वो वाला बच्चा फंस जाएगा जिसको सर ये क्या है, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। नहीं जी, आपको इसके लिए एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, तो वो अब मैं आपको बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट, कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उन्हीं का ही फायदा होगा, ठीक है? यस। 3 डिफरेंट केसेस अराइजेज इन केस ऑफ, 3 डिफरेंट केसेस होते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के केस में। पूरे प्लेन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो है वो 3 तरीके से मौजूद हो सकती हैं। पूरे प्लेन में स्ट्रेट लाइन जो है वो 3 तरीके से मौजूद हो सकती हैं। अब मैं वो 3 तरीके कौन कौन से हैं आपको बता रहा हूं। वन इज वो दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में पैरेलल हो, जैसा कि ये रहा। अनदर इज वो दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग हो, जैसा कि ये रहा। और अनदर इज सर वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करती हो, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। मैंने एक और लाइन ड्रॉ की थी, देखो, ठीक है? ये लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर दूसरी लाइन और ड्रॉ कर दी, मतलब ये जो लाइन है इसको इसके ऊपर लेके जा रहा हूं। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। नाम लिख देता हूं, दिस इज पैरेलल लाइंस, ठीक है सर। दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके अलावा कोई और केस है? पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है? एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो, एग्जाम्पल तो वैसे नहीं बताना चाहिए पर फिर भी देख लो यार। जैसे कि सर इसका एक एग्जाम्पल लिख दो। इसका जो एग्जाम्पल है, 2 लाइन जो कि पैरेलल हो, 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0। जिन 2 लाइंस में वेरिएबल पार्ट सेम हो, कांस्टेंट पार्ट अलग हो, वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। सर इंटरसेक्टिंग का क्या केस है? कोई भी 2 ऐसी लाइन जिनका स्लोप बराबर ना हो, क्योंकि सर स्लोप बराबर नहीं हुआ, एक का स्लोप ऐसे है एक का स्लोप ऐसे है, 100% जाके काटेगी 100%। तो 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, एक में स्लोप बदलना है तो x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 लिख दो, 5 बराबर 0 लिख दो, 7 बराबर 0 लिख दो, कुछ नहीं। इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप -1 है, ये 100% काटेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा। सर कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो एक के ऊपर एक लाई करती हो, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये दोनों तो सेम ही इक्वेशन है, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई बराबर 5 ही है, बस यही तो है। इन दोनों लाइंस को कोइंसिडेंट बोलते हैं, क्योंकि ये गणित के हिसाब से दोनों लाइंस अलग अलग हैं, क्योंकि कोफिशिएंट वेरी करती है। सर ये दोनों लाइंस गणित के हिसाब से अलग अलग हैं, समझ में? बोलने का एक तरीका, ऑल्दो ये सेम है, ज्यादा डिटेल में मत जाएं। हाँ, पता चला सर कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जा रहे हैं, सांस आना बंद हो गया, इतने नीचे चले गए, वापस ऊपर आओ। ये दोनों लाइन सेम ही है, बोलने का एक तरीका है कि ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं, समझ गए? तो भैया सारे एग्जांपल लिख दिए। अब जरा देखना कहानी क्या है। हाँ सर कहानी बताइए। लाइन 1 जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0,
और लाइन 2 जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम इस पे अब कंडीशन लगाएंगे, आया ना, कि कैसे कैसे कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए कि वो पैरेलल बन जाए, इंटरसेक्टिंग बन जाए और कोइंसिडेंट बन जाए। सबसे आसान और सबसे बढ़िया कौन सो? सर ये वाला। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? अगर दो लाइंस जो इस प्रकार लिखी हो वो कोइंसिडेंट हो, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। दिस इज द कंडीशन। हां, देख पा रहे हो, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर है। यह कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की। अब आ जाइए सर इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन का स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाले सिर्फ इतना ही लिखा जाता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बस। सर व्हाट अबाउट कांस्टेंट पार्ट? कांस्टेंट पार्ट चाहे सेम हो, चाहे अलग हो, चाहे रेशियो बराबर आए, c1 अपॉन c2 के ये बराबर हो भी जाए और नहीं भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पार्ट स्लोप डिसाइड करता है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहां है, x के कोफिशिएंट का रेशियो 2 आ रहा है, y के कोफिशिएंट का रेशियो -1 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म का रेशियो 1 आ रहा है। सर बराबर नहीं है, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। सिर्फ इसकी कंडीशन यही है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। व्हाट अबाउट पैरेलल लाइंस? सर पैरेलल लाइंस में x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट पार्ट का रेशियो बराबर ना हो जाए। क्योंकि अगर कांस्टेंट पार्ट का भी रेशियो बराबर हो गया तो ये चीज ये बन जाएगी, वो पैरेलल से कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्या ये तीनों केस एकदम क्रिस्टल क्लियर है? आपको अपनी नोट्स कॉपी में ये रखना है। अब इसी छोटी सी बात पर जेईई एडवांस वालों ने एक जबरदस्त सवाल बनाया। इनफैक्ट सर ये सभी को पता होता है सर हमें तो आपने क्लास में नहीं बताया तो कुछ चीजें छुपाई भी जाती हैं। अरे छुपाने का कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है यार। कोई पूछे इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी जिनका स्लोप बराबर ना हो, पैरेलल लाइंस के बारे में बता रखा है। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? सर ये वाली। तो ये चीजें आपको बाय द थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे क्लास में बता दी गई है। हाँ, ऐसा कुछ डायग्राम नहीं बनवाया था, ऐसा कुछ चीज नहीं बताई थी, अब बता दी। यस ना, अब यहां आ जाइए प्लीज। एक एक ऑप्शन को चेक करते हुए चलेंगे और ईमानदारी से। मैं तो चाहता हूं अब आप इसको एक बार सॉल्व करें प्लीज, ठीक है? हाँ जी, चलिए भैया सर ये रही लाइन 1, ये रही लाइन 2। मैं आपसे पूछ रहा हूं x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, व्हाट इज a1 अपॉन a2? a अपॉन 3। सर y के कोफिशिएंट्स का रेशियो b1 अपॉन b2, 2 अपॉन -2। सर ये पार्ट तो हमेशा ही कांस्टेंट आ गया। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो? c1 अपॉन c2, लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, यहां पर एक शब्द यूज किया गया है बेटा, सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन शब्द को मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूं तो सॉल्यूशन का मतलब है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सॉल्यूशन का मतलब है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक एक बात और लिख देता हूं। क्या है इस केस में? सर दिस इज नो सॉल्यूशन वाला केस। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? नो सर। सर इस केस में सर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में यूनिक सॉल्यूशन लिखा जाता है। और सर इसमें एक लाइन पूरी पूरी दूसरी लाइन पे आके बैठ गई। सर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसी थी तो एक जगह कट कर रही थी, अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को हर पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो कितने सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जो अगली स्लाइड पे सॉल्यूशन नाम का शब्द है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बस अब इसको डिसाइड कीजिए। चलिए सर पहले केस को देख लेते हैं एक एक। मल्टीपल करेक्ट है तो हर एक ऑप्शन के हिसाब से। बोल रहा है कि a की वैल्यू -3 ले लें। ठीक है भाई, जैसे ही उसने a की वैल्यू -3 ली, जरा बोलना a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? सर a1 अपॉन a2 आ जाएगा -1। a की जगह -3 रख दो और b1 अपॉन b2 -1 है ही। देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इसको मैं हिंदी में समझाता हूं। बोल रहा है अगर a -3 हो जाए, लैम्डा और म्यू चाहे कुछ भी हो, हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, मतलब वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। तो जब आपने a की वैल्यू -1 ली, मतलब a की वैल्यू -3 ली, तो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर आ गया। ठीक है,
बट सिर्फ एक्स और वाई के ही कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर आया है। वो तो बोल रहे हैं लैम्डा और म्यू कुछ भी हो सकते हैं, ऑल वैल्यूज लिखा गया है। 5 और 3 ले लू तो सर a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a की वैल्यू -3 लेने से सर सिर्फ ये दोनों लाइंस पैरेलल इंश्योर कर रही हैं। कोइंसिडेंट के लिए लैम्डा और म्यू को बराबर होना पड़ेगा, या लैम्डा और म्यू का रेशियो -1 होना पड़ेगा। तो क्या ये ऑप्शन सही है क्या? नो सर, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है वो इस केस की बात कर रहा है, जबकि कंडीशन इस केस की बता रहा है। आया ना? तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्या मेरी बात समझे आप? a को -3 लेने पर x और y के कोफिशिएंट सिर्फ बराबर हो रहे हैं, कांस्टेंट पार्ट बराबर नहीं हो रहा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब है लाइन शुड बी कोइंसिडेंट, उसके लिए इसको भी -1 होना पड़ेगा, जबकि वो बोल रहा है लैम्डा एंड म्यू इज एनीथिंग। अब आ जाओ, a -3 के बराबर नहीं है। अच्छा, a अगर -3 के बराबर नहीं है तो सर काम खत्म, a1/a2 -1 के बराबर नहीं है। सर काम खत्म, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a -3 नहीं है तो ये -1 नहीं है, -1 नहीं है, और अगर ये x के कोफिशिएंट्स का रेशियो -1 नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं है। द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू चाहे कुछ भी हो, अब ये लाइंस एक दूसरे को एक जगह काटेगी। बिल्कुल सही, a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो तो ये केस बनता है, और लाइंस जो है वो एक दूसरे को यूनिक सॉल्यूशन एक जगह काटती है। बिल्कुल सही बोल रहा है सर वो। एनालाइज करने का तरीका, लैम्डा म्यू क्या हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। मैंने इनफैक्ट यहां पर कांस्टेंट टर्म का तो रेशियो लिखा ही नहीं। समझ पा रहे होंगे शायद, समझ के जो समझे वही तो समझदार है, और समझ के जो ना समझे वो सबसे बड़ा समझदार। अबे समझो, मजाक कर रहा हूं ऐसे। आ जाओ भैया, लैम्डा प्लस म्यू बराबर 0। सर इसका क्या मतलब है? देखो, लैम्डा प्लस म्यू बराबर 0 का मतलब है लैम्डा बराबर -म्यू, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई -1, लैम्डा अपॉन म्यू आ गया -1। ये जो कंडीशन दी है ना, उसका मतलब ये है। देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर a -3 के बराबर हो जाए। ये तो है ही है, ये तो है, ये वाली बात सत्य है। सिस्टम दोनों लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे अगर a -3 हो जाए तो। एक बात बताओ, अगर a -3 हो गया और ये -1 के बराबर हो गया इनका रेशो, तो ये तीनों ही बराबर हो गए क्या? a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर। सर कौन सा केस? इनफाइनाइट, ओ सॉरी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, कोइंसिडेंट लाइंस वाला। तो ये क्या बात सही है? ऑब्वियसली सर। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है लैम्डा अपॉन म्यू इज नॉट इक्वल टू -1, c1/c2 बराबर नहीं है। देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर a बराबर -3। a बराबर -3 लेने का क्या मतलब है? जल्दी से बता दो। a बराबर -3 लेने का मतलब है सर x के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो बराबर आ गया, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो तो बराबर आ गया, और y के कोफिशिएंट के रेशियो की भी, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर आ गया, बट वो उसके बराबर नहीं है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बताओ कौन सा केस है? सर लाइंस आर पैरेलल, पहले वाला केस। और अगर पैरेलल लाइंस है तो इनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? सर नो सॉल्यूशन। ये बात भी सही बोली जा रही है। समझ में आया? ये सवाल था जेईई एडवांस का यार, डायरेक्टली नोट से, बट पूछने का तरीका खतरनाक है। बिलीव यू मी, जब आपके पास प्रेशर होगा पेपर में जेईई एडवांस, एक आप ऐसा पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे जो आपका पूरा जिंदगी डिसाइड करेगा, उसमें सर ऐसे सवालों में फटाफट ये चीजें सोचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि ये आसान है। तो कोई बात नहीं, हम एनालाइज कर रहे हैं ना भाई, सिंपल सिंपल सवाल पूछे उसने। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आती है? चलिए जी, जो अगला क्वेश्चन है दैट इज, फटाफट वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लिखें, फिर मैं इस सवाल का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, बिकॉज ये सवाल ओपी है। नाउ क्या हो रहा है जरा देखना। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर फिर से हमें एक बात दिखाई दी, और वो बात बोल रही है कि स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ओरिजिन, एक तो पिक्चर में ओरिजिन आ चुका है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है ऑफ द टू कर्व्स। इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ओरिजिन, मतलब मुझे नहीं पता ये कर्व्स कैसे बनेंगे, मान लेते हैं सर ऐसा कुछ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से जोड़ना है, ठीक है, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स विल बी एट राइट एंगल टू वन अनदर।
जो स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है, एक इसको और एक इसको, वो 90 डिग्री पर है। तो ये आ गया ओरिजिन, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये डायग्राम देखते ही क्या फील आती है सर? होमोजिनाइजेशन की फील आती है, बिकॉज यही सिखाया गया था होमोजिनाइजेशन में, व्हेन एंड हाउ। तो दिस इज व्हेन वाली सिचुएशन। नाउ सर, वहां पर आपने जब हमें होमोजिनाइजेशन पढ़ाया तो आपने बोला कि एक लाइन और एक कर्व को होमोजिनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा जी, आप दो कर्व्स को भी होमोजिनाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन से बात समझ में आती होगी, और सेकंड डिग्री मतलब उसमें वेरिएबल्स की पावर शुड नॉट एक्सीड 2 से ज्यादा। फिर हम होमोजिनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नाउ सर, लाइन और कर्व को हमें होमोजिनाइज करना आ गया, इन दो कर्व्स को कैसे होमोजिनाइज करते हैं वो सुनिएगा। अब जो कॉन्सेप्ट है, सुनने वाली बात है, और इसी कॉन्सेप्ट को आप अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। जब आप दो कर्व्स को घटाते हैं, जब आप दो कर्व्स को घटाते हैं, दो कर्व्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली कर्व की इक्वेशन मिलती है। समझ पा रहे हो? मान लो दो पैराबोलाज को आपने इंटरसेक्ट मतलब घटाया, ठीक है? दो पैराबोलाज हैं इस प्रकार। मैं इक्वेशन अभी नहीं लिख रहा हूं, समझने वाली बात है, उनको समझो। इसकी इक्वेशन में से इसकी इक्वेशन को जब मैं घटाऊंगा तो मुझे जो कर्व मिलेगा वो इन दोनों से पास करेगा, क्योंकि घटाने का मतलब है E1 माइनस E2 बराबर 0। E1 बराबर E2 तो लिखा हुआ है, दोनों कर्व्स की इक्वेशन बराबर कर दी, मतलब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना? तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम दो कर्व्स को घटाते हैं तो जो इक्वेशन हमें मिलती है घटाने के बाद में, लीनियर मिल सकती है, सर्कुलर इक्वेशन मिल सकती है, कैसी भी इक्वेशन मिल सकती है। दो कर्व्स को घटाने के बाद में जो इक्वेशन मिलेगी वो उन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला कर्व होगा, ठीक है? अगर वो इंटरसेक्ट करते हो तो। ऐसे तो बहुत सारे पैराबोला हैं, आप इन दोनों की इक्वेशन को भी घटा सकते हो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, बट सर अब की बार ये इंटरसेक्ट ही नहीं करते। समझ में आया? तो अगर दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हो और उनकी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यही बात ऐसे ही लिखना, तब आपको उस कर्व की इक्वेशन मिलती है जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है। बहुत बढ़िया। तो जरा देखना, अब की बार होमोजिनाइजेशन किया कैसे जा रहा है। दो कर्व्स दे रखे हैं, सोचने वाली बात है, सीखने वाली बात है, ठीक है सर? नाउ जब मैं पहले कर्व की इक्वेशन देखता हूं, दैट इज कर्व 1, तो वो दे रखी है भैया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, यही है? यस और नो? यस सर। फिर मैं जब कर्व 2 की इक्वेशन को देखता हूं तो कर्व 2 की इक्वेशन मुझे दिखाई देती है a डैश एक्स स्क्वायर, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, यही है क्या? यस सर। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। मैं इन दोनों कर्व्स को घटाऊंगा और एक इक्वेशन निकालूंगा, और घटाते वक्त थोड़ा सा दिमाग में होमोजिनाइजेशन वाली बात भी चल रही है। सर आपको घटाना इस तरीके से है कि जो इक्वेशन बचे वो होमोजीनियस इक्वेशन बचे, मतलब ये वाली टर्म बचे, ये वाली टर्म बचे, ये वाली टर्म भी बचे, बिकॉज इन सबकी डिग्री 2 है, ये वाली टर्म नहीं बचे। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपको कौन सी टर्म को उड़ाना है। तो हमने एक छोटा सा काम किया, और वो छोटा सा काम आप पहचान पा रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को जी डैश से मल्टीप्लाई किया, दोनों में एक्स का कोफिशिएंट सेम करके घटा दीजिए। जैसे ही जी डैश से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा ए जी डैश एक्स स्क्वायर 2h जी डैश एक्स वाई बी जी डैश वाई स्क्वायर और प्लस 2g जी डैश एक्स बराबर 0। और मैंने इस इक्वेशन को g से मल्टीप्लाई किया, सुनते जाना, a डैश जी एक्स स्क्वायर 2h डैश जी एक्स वाई बी डैश जी वाई स्क्वायर 2g डैश जी एक्स बराबर 0। अब जो इक्वेशंस आपको यहां दिखाई दे रही हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए प्लीज। समझ पा रहे हो? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सुनते जाना आराम आराम से। सर ये दोनों टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखा जाएगा? सर ए जी डैश माइनस ए डैश जी, प्लस इन दोनों को जब आप घटाओगे तो मेरे ख्याल से देख पा रहे हो 2 बाहर कॉमन, एच जी डैश माइनस एच डैश जी एक्स वाई प्लस बी जी डैश माइनस बी डैश जी वाई स्क्वायर
बराबर 0, बिकॉज ये टर्म और ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल। अब जिस तरीके से मैंने इसको घटा के लिखा है, इस कर्व की इक्वेशन को जो मैं पाया है या फिर घटाने के बाद में जो आया है, हाँ, वो क्या है? सो दिस इज ए सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। एक बात तो ये, दूसरी बात उसको ले आओ, दो कर्व्स को घटाने पर जो आपको इक्वेशन मिलती है वो उन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले कर्व की इक्वेशन होती है। तो ये वो कर्व भी है जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा होगा। तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आया ना, जो कि ओरिजिन से पास करती है। समझ में आया? डायग्राम बड़ा जरूरी है, डायग्राम बनाए रखिएगा। लेट्स से दिस इज कर्व 1, दिस इज कर्व 2। हाँ, एक रफ डायग्राम बनाना है, एक्चुअल डायग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं है। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है और ओरिजिन पर वो 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ये दे रखा है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो डायरेक्टली आपके पास OA इंटू OB की इक्वेशन आ गई। यही कॉन्सेप्ट है, इसी को ही पचाने की कोशिश करो। दो अलग अलग बातें बोली हैं, दोनों इस सवाल में लगी हैं, तो आप लिख लीजिएगा छोटी से छोटी बात, बस फिर मत हटना पीछे। नाउ सर अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होना चाहिए, जरा बोलना। सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जी डैश माइनस ए डैश जी, प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा बी जी डैश माइनस बी डैश जी शुड बी इक्वल टू 0। हाँ है ना? तो जरा बोलना ये क्या बचा, ए जी डैश प्लस बी जी डैश बराबर ए डैश जी प्लस, इन दोनों नेगेटिव वाले को इधर लेके आऊंगा तो बी डैश जी। कोई दिख रहा है क्या ऐसा ऑप्शन? सर यहां से जी डैश कॉमन लोगे तो ए प्लस बी, और उधर से जी कॉमन लोगे तो ए डैश प्लस बी डैश। अरे वाह, फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। दूसरे वाले में गलत है, यहां पर ए डैश आ गया, यहां पर बी डैश। ए माइनस बी आ रहा है, बिल्कुल गलत। ए माइनस बिल्कुल, बी सी डी आर ऑप्शन रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यही कंडीशन है जो हमें सवाल में चाहिए थी। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? जो दो बातें बोली वो इस कॉपी में जहां पर आप ये सॉल्यूशन नोट कर रहे हैं उसके बगल में हिंदी में या अपनी भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए। आगे से ध्यान रखेंगे। यस और नो? यस सर। नाउ एक लोकस का बढ़िया सवाल। कैसा सवाल? जबरदस्त क्वेश्चन ऑफ लोकस। सर लोकस के सारे ही बढ़िया सवाल हैं, ये तो और भी ओपी है, मजे आ जाएंगे। एंड पहले ही बता देता हूं, दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट, दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट। फटाफट सवाल सॉल्व कीजिए प्लीज। दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल करेक्ट। जल्दी से वीडियो पॉज करो, सोचो क्या बोल रहा है। ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angled at C such that AC is A, BC is B and the angular points A and B slides along two given perpendicular axes. Two given perpendicular axes का मतलब क्या है सर? Yes, full energy में रहते हुए सॉल्व करना है सर। two given perpendicular axes का मतलब है ये वाला। सर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड एट B है, या सॉरी राइट एंगल्ड एट C है। हाँ है ना? यस सर। नाउ ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। कोई परेशानी है किसी को? ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब स्लाइड का मतलब है कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ो, इमेजिन दिस थिंग, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ऐसे रख दो और छोड़ दो। एज्यूम दीज आर फ्रिक्शनलेस सरफेसेस, तो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है और ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है। जब ऐसा हो रहा होगा देन फाइंड द लोकस ऑफ C। जब ये पूरा ट्राइंगल ऐसे हिलेगा, ये ऐसे आएगा, ये इधर, तब ये पॉइंट कौन से लोकस पर मूव करेगा उसकी इक्वेशन आपको जाननी है। समझ में आया? तो सर उसकी इक्वेशन कैसे जाने, कैसे जानेंगे उसकी इक्वेशन? बहुत आसान है। पहले तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको बोलो H, K। ये काम तो सर हमारा फेवरेट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको बोलो H, K। ठीक है। नाउ जो भी काम हो रहा होता है लोकस वाले सवालों में, वहां पर एक ज्योमेट्री लगती है, वो आपको पहचाननी होती है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। ज्योमेट्री इज दिस, OACB आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। OACB आर कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स का मतलब ये सब के सब एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। कैसे सर? अपोजिट एंगल्स का सम अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री आए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। उसके सारे वर्टिसेस एक
सर्कल पे लाई करते हैं, वही तो यहां पे है। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। आप चाहे इसको स्लाइड करवाओ चाहे कुछ भी करवाओ, तो इनका सम हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से फील करने के लिए तैयार हैं? यस सर। जरा देखना, जरा देखना। ठीक है। ठीक है क्या? ठीक लग रहा है ना? वो बी वाला पॉइंट सेट नहीं हो रहा, तो उसको सेट करते हैं, अभी घबराइएगा नहीं। ये लो, हाँ, पहले मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देना चाहिए था। अरे भाई क्या होगा जरा देखना, एक बार रुकना। हाँ, मैं ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है ना, इसको डिलीट कर रहा हूं, इस लाइन को भी डिलीट कर रहा हूं, इसको उठाकर मैं ऐसे ले आया। ये ठीक है? हाँ। नाउ अब जरा देखिएगा, अब डायग्राम बना देता हूं ताकि अब तुम्हें ठीक लगे। यस, अब कुछ दिखाई दिया क्या? हाँ सर, अब ठीक लग रहा है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज सी, ये वाला पॉइंट बी, OACB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ए पॉइंट इस तरफ जा रहा है, बी पॉइंट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है भैया, जिस पॉइंट का हमसे लोकस पूछा जा रहा है उसको H, K बोल रहे हैं। नाउ इसमें ये वाली बात तो पहचानी। अब आपको एक चीज और जो कि बचपन में बताई जाती है, सर्कल वाली बात अलग से बता रहा हूं। कोई भी एक कॉर्ड जितना एंगल सरकमफेरेंस में एक तरफ सबटेंड करती है, उतना ही एंगल वो सरकमफेरेंस के बाकी पॉइंट्स पे सबटेंड करती है। ये एंगल बराबर होंगे, हमें ये बात पता है। अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ठीक है? और सर उसके लिए आप क्या देखने के लिए बोल रहे हो, जरा देखना। मैंने इसको इससे ज्वाइन किया, इनफैक्ट डॉटेड लाइन से कर देते हैं, चलिए। मैंने इस पॉइंट को O से ज्वाइन किया। क्या मैं ये बोल सकता हूं, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन, हेलो हेलो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। देखो क्या किया है, सर्कल ये रहा, कॉर्ड लिए मैंने AC, ये एक एंगल सबटेंड कर रही है B पे जिसको आप थीटा बोल रहे हो, यही एंगल मैंने थीटा माना है। देखो कॉर्ड इस तरफ थीटा, तो इधर भी एंगल थीटा होगा। यस और नो? यस सर। बस यही चीज का यूज यहां किया है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें से ये राइट एंगल ट्राइंगल अलग से उठा लाओ। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा? ये थीटा वाला। ये आपने बोला थीटा, ये वाला पॉइंट है C, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B। अगर लेंथ की बात की जाए तो उसने बोला है AC इज A और BC इज B। बहुत बढ़िया, ये एंगल 90। क्या आपको यहां से दिखाई दे रहा है tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर सामने वाली साइड अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज B। बेस ये हो जाएगा एडजेसेंट। कोई परेशानी है इतने पार्ट में किसी को? नो सर। क्या ये बात हमेशा वैलिड है? क्या ये थीटा बदलेगा क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल थोड़ी ना कम ज्यादा हो रहा है, ट्राइंगल थोड़ी ना पिचक रहा है, सिर्फ उसके एंगुलर पॉइंट स्लाइड कर रहे हैं। तो ये एंगल थीटा, tan थीटा हमेशा A अपॉन B के बराबर होगा। ठीक है, इतना बताने के बाद में इसमें से एक और डायग्राम एक्सट्रैक्ट करके ला रहा हूं, बिकॉज चीजें सर बहुत सारी हैं और हमें उनमें से कुछ कुछ चीजों को अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये रहा पॉइंट O, ये रहा पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने H, K माने हैं। OC जो लाइन X एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो भी थीटा। अब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो ये हो जाएगा K और ये क्या हो जाएगा H। फटाफट देखना जरा, यहां से tan थीटा कितना आ रहा है सर? K अपॉन H के बराबर। और tan थीटा ही किसके बराबर है सर? A अपॉन B के बराबर। क्या आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल गई क्या जिसमें H, K और कांस्टेंट्स प्रेजेंट हैं? अब अगर किसी को यह डाउट है कि सर A और B कैसे कांस्टेंट भला, तो उसने भैया राइट एंगल जो ट्राइंगल दिया है वो नहीं बदल रही है। राइट एंगल ट्राइंगल कम ज्यादा नहीं हो रहा है, उसकी साइड्स नहीं बदल रही है, वो सिर्फ स्लाइड कर रहा है। तो एक ट्राइंगुलर अगर सिर्फ स्लाइड कर रहा हो तो साइड थोड़ी बदलेंगी। तो A एंड B आर कांस्टेंट्स, यही हमारा लोकस है। और फाइनल स्टेप जो हमें बड़ा अच्छा लगता है सर,
k की जगह y, h की जगह x और उधर ले जाकर a/b x। तो सर वो जो लोकस है पॉइंट C का, पॉइंट C एक लाइन पे मूव कर रहा होगा और वो लाइन होगी y बराबर a/b x। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है बट समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सर b/a कभी हो सकता है क्या? नो सर, b/a कैसे होगा भैया? tan थीटा हमेशा a/b के बराबर है ना। तो आपने बोला ये मल्टीपल करेक्ट है, ये दूसरे वाला ऑप्शन कब आएगा? दूसरे वाला ऑप्शन तब आएगा ध्यान सुनना, जब ये ही सारा तामझाम सेकंड क्वाड्रेंट में आप बनाओ। मतलब ये वाला वो सर्कुलर पॉइंट हो जाए, मतलब सर्कल हो जाए, ये ऐसे कर कर ये वाला पॉइंट हो जाए B, ये हो जाए A, ये वाला पॉइंट हो जाए C। समझ पा रहे हो? अब आप क्या करोगे सर, इस एंगल को थीटा बोलोगे तो ये एंगल भी थीटा है ना। देखते रहना। अब अगर ये सर्कल उस तरफ चला जाए, बिकॉज उसने बोला दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में स्लाइड कर रहा है, कौन सी दो परपेंडिकुलर, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो नहीं बताया। तो अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी इस केस को एनालाइज कर रहे हैं, और जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में इस केस को एनालाइज करता हूं तो ये है बेटा h, k। इसमें जो डायग्राम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये रहा, और इस तरफ से एंगल थीटा तो इस तरफ से एंगल पाई माइनस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? सुनना जरा ध्यान से सर, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू है a/b। अब की बार स्लोप आ जाएगा माइनस a/b, और ये लाइन, ये वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है। तो k/h इज इक्वल टू माइनस a/b, k/h इज इक्वल टू माइनस a/b। दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबल आंसर विद दिस एक्सप्लेनेशन, है ना। तो ये एक मजेदार सवाल है, बिकॉज अगर आपको ये ज्योमेट्री नहीं समझ में आई तो आप इस सवाल में नहीं कर पाओगे कुछ भी, और समझ में आई तो 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 30 सेकेंड हार्डली। तो एक आंसर मैंने आपको दिया, यहां जो एक्सप्लेनेशन बताया था वो आपको समझ में आया है, वो आप खुद नोट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं सी एंड डी, b/a वाला आंसर कभी नहीं होगा। नाउ दिस इज अवर लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। फटाफट एक बार देखिए, जेईई एडवांस 2014 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, बिकॉज इसमें लैंग्वेज ही बच्चों को समझ में नहीं आती है। ठीक है, नाउ इसमें जो जो चीजें नोट करने वाली हैं, जो जो प्रयोग होंगी वो बता देता हूं। एक ऐसा सेशन आपके लिए लाया जा रहा है जिसमें भैया सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी जा रही है, PYQs भी हैं सर, OP सवाल भी हैं, और हम सारी चीजें देख पा रहे हैं अच्छे से। बस आपको मेहनत करते रहनी है यार, और मेहनत का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन पूछूं तो ये है y बराबर x। अब आपसे दो छोटी छोटी बातें जानना चाह रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल इस रीजन में देखो, y बराबर x लाइन पे मूव करोगे तो x और y कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। जितने भी पॉइंट्स आप इस डॉटेड लाइन से उठाओगे, जितने भी पॉइंट्स आप इस डॉटेड लाइन से उठाएंगे उसका x और y कोऑर्डिनेट बराबर होगा। मैंने अभी जो ग्रीन वाला रीजन शेड किया है, इसमें क्या मैं ये बोल सकता हूं हमेशा x y से बड़ा होगा? x जो है वो हमेशा y से बड़ा होगा। क्या मतलब है सर इस बात का? इस रीजन में से कोई सा भी पॉइंट उठाओ, उसका x कोऑर्डिनेट आप पाएंगे कि y कोऑर्डिनेट से ज्यादा बड़ा है। और अगर आप इस रीजन की बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते हुए लाइन के ऊपर, तो इस रीजन में y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। यस, यू कैन फील इट, और इनफैक्ट साफ साफ दिखाई देता है। इस बात का प्रयोग इस सवाल में होने वाला है। चलिए जी, फटाफट डायग्राम बना लीजिए, अपना सॉल्यूशन छाप दीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए जरा देखना, ये सिचुएशन है, दो अलग अलग लाइंस उसने उठाई हैं। वन इज y बराबर x, अनदर इज y बराबर माइनस x। देख लो आराम से। द पॉइंट P in the plane D1P and D2P, the distances of the point from the line, इस लाइन से जो डिस्टेंस है, मतलब कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम कौन सी लाइन? x माइनस y बराबर 0, उस डिस्टेंस को ही वो D1P बोल रहा है। तो D1P से घबराइएगा नहीं। इसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है कौन सी लाइन से? x प्लस वाई बराबर 0 या y बराबर माइनस x, उसको बोल सकते हैं आप D2P। इन दोनों डिस्टेंसेस को वो D1P D2P बोल रहा है। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स P लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो शब्द है ये बड़ा ही रिलैक्सिंग है।
आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पी को मूव करवाना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ऑफ द प्लेन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अब उसने क्या किया, मेरी बात ध्यान सुनना। उसने यहां पर कोई पॉइंट लिया P, ठीक है। इससे दोनों लाइंस की डिस्टेंसेस निकाली, एक ये वाली और एक ये वाली। और जब डिस्टेंस की बात की जाती है किसी पॉइंट से, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज x, y, ये परपेंडिकुलर। सर ये वाली लाइन है y बराबर x, तो बताइए ये दूरी क्या है? y बराबर x जो पॉइंट आपने माना है, सॉरी x, y जो पॉइंट माना है, उसकी इससे डिस्टेंस इज d1p, तो यही डिस्टेंस है बेटा d1p, और ये वाली डिस्टेंस है d2p। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ। द कंडीशन गिवन इज, क्या कंडीशन दे रखी है कि d1p प्लस d2p 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। आप बिना इक्वेशन के इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बिना इक्वेशन के इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो ये लिख लिया जो उसने दे रखा था, ठीक है। अब जरा देखना, व्हाट इज d1p? पॉइंट ये रहा, लाइन ये रही, तो क्या आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस d1p? व्हाट इज डिस्टेंस d1p? जल्दी से बता दो सर। इस पॉइंट को, अच्छा लाइन को ढंग से देख लेना, लाइन को कैसे लिखोगे? y माइनस एक्स बराबर 0, और ये वाली लाइन क्या है? y प्लस एक्स बराबर 0 बोल दो, या x प्लस वाई बराबर 0 बोल दो। व्हाट इज d1p? d1p हो जाएगा सर y माइनस एक्स अपॉन √2 का मॉड, बिकॉज बात हो रही है डिस्टेंस की, तो मॉड लगेगा। व्हाट इज d2p? सर x प्लस वाई अपॉन √2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये एक बढ़िया इक्वेशन बन गई जिसके बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, बट परेशान नहीं होना है। अब जरा देखना, सवाल में वो सिर्फ आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनालाइज करवा रहा है, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आपको यह बात फील हुई है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट पी को मूव करवाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं लेके जाना है? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो इस मॉड को लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव। समझ पा रहे हो? वैसे ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पे से मॉड हट जाएगा, बिकॉज x और y दोनों पॉजिटिव। y माइनस एक्स अपॉन √2 से मॉड नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बड़ा और कौन छोटा। यस और नो? अब इसको एनालाइज करते हैं। आ जाइए भैया, जब जबरदस्त सवाल है, ध्यान रखना। सर y माइनस एक्स अपॉन √2 का मॉड, और यहां लिखा हुआ है y प्लस एक्स अपॉन √2, बिना मॉड के, ये 4 से छोटा और 2 से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द सिचुएशन जो हमारे सामने है, ठीक है भाई। अब मैं वापस से एक बार डायग्राम बना रहा हूं ताकि तसल्ली से बात समझ में आए, ठीक है। कैसे बात समझ में आए सर? तसल्ली से। ये कौन सी लाइन है सर? ये y बराबर x वाली लाइन है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। बिलो y बराबर x, y बराबर x के अगर आप नीचे मूव करते हो, y बराबर x के अगर आप नीचे मूव करते हो, और नीचे का मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब जब आप इस पार्ट में मूव कर रहे हो, तो कौन किससे बड़ा होता है? सर अभी तो बताया, नीचे वाले पार्ट में x y से बड़ा होता है, तो आप बोलोगे बिलो में x जो है वो y से बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर, इसको ओपन कर दो। अगर जो x है वो y से बड़ा है, तो ये वाली चीज कैसी लिखी हुई है? नेगेटिव। ठीक है भैया। सर दूसरे वाले पर तो मॉड है ही नहीं, पहले वाले पे आप बोल रहे हो कि x y से बड़ा है, तो नेगेटिव लिखा हुआ है, एक और मॉड आएगा, तो ये कैसे ओपन होगा? x माइनस वाई अपॉन √2। देख लो आराम से। हां, इसके आगे माइनस साइन लगाओगे तो वो यही बन जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोलूं तो आप बोल सकते हो ये टर्म और ये टर्म गई, सिर्फ क्या बचा? x अपॉन √2 एंड x अपॉन √2। तो x अपॉन √2 दो बार, तो ये तो ये क्या बचा? √2x 4 से छोटा और 2 से बड़ा होना चाहिए। और इसी को ही अगर मैं √2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो ये लिखा हुआ है बेटा 2√2 और ये लिखा हुआ है √2। क्या आपको ये बात समझ में आती है? तसल्ली से सोचिए। जो जो उसने बोला मैं वो करता गया। पॉइंट का दोनों लाइन से डिस्टेंसेस का सम यहां पहुंचा,
सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है तो इस पे से मॉड हट जाएगा, इस पे से मॉड नहीं हटेगा। इस पे से मॉड हटाने के लिए आपको बिलो एंड अबव वाली सिचुएशन कंसीडर करनी पड़ेगी। और जब मैंने बिलो वाली कंडीशन सिचुएशन कंसीडर की, दैट इज यू कैन से दिस इज अवर केस 1। जब मैंने बिलो वाली केस कंसीडर किया तो बोल रहा है कि x √2 और 2 √2 के बीच में होना चाहिए, x √2 और 2 √2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है भाई, अब वो बोल रहा है तो ऐसा कर लेते हैं। x बराबर √2 ये वाली लाइन, x बराबर 2 √2 ये वाली लाइन, ये जो पॉइंट है दिस इज √2। इसके बिलो रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, बिकॉज सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो जो रीजन निकल के आया वो ये पॉइंट P इसमें से कहीं पर भी मूव करवाओ। हां, यहां पर बैठे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, यहां पर बैठे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस का सम इस लाइन से और इस लाइन से जो सम निकालोगे वो 2 से बड़ा और 4 से छोटा आएगा, बिकॉज हम उसी को ही सॉल्व करके आए हैं। समझे कि नहीं समझे? यस। नाउ अब हम चल रहे हैं भैया केस 2 में। केस 2 समझ गए होंगे आप। y बराबर x लाइन के ऊपर वाले पार्ट में, दैट इज अबव y बराबर x वाली लाइन, अबव y बराबर x वाली लाइन। जरा बोलना क्या हो जाएगा सर? अबव में y जो है वो x से बड़ा होता है। ठीक है भाई, अगर y x से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव है। तो कैसे ओपन होगा मॉड? सर एज इट इज, मॉड एज इट इज हट जाएगा बिकॉज वो पॉजिटिव है, और दूसरे वाले पे तो मॉड लगा ही नहीं हुआ। अरे वाह, अरे वाह। नाउ सर ये कैंसिल हो जाएगा, वापस वही सिचुएशन है, x x कैंसिल होगा, y अपॉन √2, y अपॉन √2 इज 2 √2 y, और √2 से डिवाइड करने के बाद में y की वैल्यू आ जाएगी 2 √2 से छोटी और √2 से बड़ी। हां, थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, हर एक पॉइंट बताया जा रहा है। नाउ सर अब क्या है फिर? कुछ नहीं, y जो है वो √2, y बराबर √2 यही लाइन होगी। कैसे? क्योंकि सर ये लाइन है y बराबर x, तो अगर आपने इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट √2 लिया तो इसका भी x कोऑर्डिनेट √2, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट भी √2 ही होगा, y बराबर x है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, यस और नो? यस सर। तो यहां पर √2 और यहां पर 2 √2। अब वो जो है वो ऐसे इस प्लेन में मूव कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? हाँ सर। अब जो मैं ये शेडेड रीजन बनाया है मैंने, फटाफट आप मुझे इसका एरिया बता दीजिए, और वही एरिया रिक्वायर्ड है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जल्दी से अपनी कॉपी में लिख दो, अलग कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपने जवाब मेरे जवाब लिखने से पहले लिख दिया तो। जरा देखना सर, ये रहा पॉइंट O, ये रहा A। वैसे पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही बता देता हूं। इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया बताओ। सर आपको कैसे पता? ये स्क्वायर है, ये लेंथ 2 √2, ये भी लेंथ 2 √2। ठीक है, हाँ, तो बताना जरा एरिया कितना हो जाएगा? सर 2 √2 का स्क्वायर माइनस इसमें से ये छोटे वाले स्क्वायर का एरिया घटा दो, तो जो बचा वो यही एरिया बचेगा। तो सर ये जो छोटे वाला स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी है? √2। दिस इज 8, दिस इज 2, फाइनल आंसर इज 6। फाइनल आंसर जो है वो 6 है। मजेदार सवाल, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें इसमें लगी हैं। मॉड ओपन करना आना चाहिए, और अगर मॉड ओपन करना आ गया तो बात खत्म। देखो ध्यान से, एक बार वापस से रिपीट करूं, d1p d2p क्या है? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस है। ठीक है, पॉइंट x, y में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने वैल्यू पुट की, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एनालाइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव, तो इस पे से मॉड हटा दिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर ये कैसे ओपन होगा? उसके लिए y बराबर x लाइन के नीचे और ऊपर वाली कंडीशन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो जब मैंने ऐसा किया तो एक बार सिर्फ x पे कंडीशन आई और एक बार सिर्फ y पे आई, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो मेरे पास ये वाला रीजन बना। इंटरसेक्शन मतलब लाइन के नीचे रहते हुए √2 और 2 √2 के बीच में मूव करना है, लाइन के ऊपर रहते हुए y की वैल्यू √2 और 2 √2 के बीच में मूव करनी है। ये जो शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहां से आप कोई सा भी पॉइंट उठाइए, दोनों लाइन y बराबर x एंड y बराबर -x से डिस्टेंस मेजर करिए और उसका सम निकालिए। वो डिस्टेंस हमेशा √2 और 2 और 4 के बीच में ही आएगा। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6. नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू टू ऑल फ्यूचर IITians. और
मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आपके सामने ऐसा कोई सेशन आए तो आपके बारे में या फिर आपके उस सेशन के बारे में क्या विचार हैं वो आपको जरूर बताने चाहिए, ठीक है। पूरे एकदम ओपी ओपी सवाल आपके सामने लाए गए हैं, प्लीज इत्मीनान से इन सभी को एक जगह लिखें, बार बार देखें। कोई बात परेशान कर रही है तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। और भी ऐसे ही अमेजिंग सेशंस आपके सामने आते रहेंगे, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। जब हम मेहनत करवाने को तैयार है तो तुम क्यों पीछे हटते हो? और सर पीछे हम बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, हम आगे ही हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपका टेस्ट है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फोड़ के आना है, ध्यान रखना, फोड़ के आना है, नंबर लेके आने हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।